हेलो प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने बताया था आपको कि ट्रांसफार्मर का इक्वेशन और ट्रांसफार्मर के भाग यानी उनकी सुरक्षा युक्तियों के बारे में बताया था। इस टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे ट्रांसफार्मर में कौन कौन सी हानियाँ होती हैं और ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है और ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग क्या होती है और उस टेस्टिंग का क्या उद्देश्य होता है। जो हम टेस्टिंग करते हैं, परीक्षण करते हैं ट्रांसफार्मर का, तो उसका क्या उपयोग होता है, किस लिए हम करते हैं, ठीक है, उसका थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। और वहाँ सबसे भी क्वेश्चन पुटअप करते हैं, इसके हानियों से भी क्वेश्चन आता है TG2 में, UPPCL में, ठीक है। तो थोड़ा सा ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, इसको आप लोग इग्नोर मत करिएगा, ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए, ट्रांसफार्मर में हानि अगर हम एक डायग्राम के थ्रू एक लिख के दिखाएं तो ट्रांसफार्मर में कितनी हानियाँ होती है आपकी, दो टाइप की हानियाँ होती हैं। एक आपकी होती है आयरन लॉसेस और एक होती है ताम्र हानियाँ यानी कॉपर लॉसेस होती है। आयरन लॉसेस एंड कॉपर लॉसेस, लोह हानि और ताम्र हानि। इस लोह हानियाँ जो होती हैं स्थिर होती हैं। क्या होती हैं? इनको हम स्थिर हानि भी कहते हैं। स्थिर हानि का मतलब क्या हो गया बेटा कि जब ट्रांसफार्मर पर लोड बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो ये हानि आपकी चेंज नहीं होती है, ये हानि आपकी फिक्स रहती है, बदलती नहीं है। इसी हानि को हम लोग किस मेथड से कैलकुलेट करते हैं? तो ओपन सर्किट से सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओपन सर्किट जो आपका होता है, टेस्टिंग होता है ट्रांसफार्मर का, वहाँ से हम इसको निकाल लेते हैं। अभी इसी लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। और दूसरे होते हैं आपका ताम्र हानि होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? परिवर्ती यानी वेरिएबल लॉसेस बोलते हैं। वेरिएबल यानी परिवर्ती हानि क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि जब आप ट्रांसफार्मर पर लोड बढ़ाते हैं या घटाते हैं या बढ़ाते हैं तो ये हानि क्या होती है? घटती है और बढ़ती है। क्यों घटती बढ़ती है? क्यों घटती बढ़ती है? क्योंकि ताम्र हानि में जो होगा आपका, वो जो कॉपर लॉसेस होगा वो I² × R ही होगा, है ना। क्योंकि जब आप लोड को घटाएं बढ़ाएंगे तो उसमें किसका मान घटे बढ़ेगा? करंट का मान घटे बढ़ेगा। जब करंट का मान घटे बढ़ेगा तो इसका भी मान क्या होगा? घट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए, क्योंकि आप वाइंडिंग, जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है उसके रेजिस्टेंस को तो चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो फिक्स हो गया है। चेंज क्या हो सकता है? उसमें बहने वाली करंट का मान। अगर वाइंडिंग में बहने वाली करंट के मान में कमी होगी या वृद्धि होगी तो उस अनुसार उसमें होने वाली ताम्र हानि भी क्या होगी? घटेगी और बढ़ेगी। ये बात समझ में आ गई? वेरी गुड। चलो, अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई है तो चलते हैं, देखते हैं। ये लोह हानि कितनी टाइप की होती है? हमारी दो टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? एडी करंट हानि होती है और हिस्टेरेसिस हानि होती है, ठीक है। ये एडी करंट क्या होती है? तो जब आप प्रत्यावर्ती धारा यानी AC करंट किसी एक ऐसे कंडक्टर में फ्लो होता है जिसका हाइट क्या हो? मोटी हो, ज़्यादा मोटा होता है, तो उसके अंदर में, इनसाइड में एक भंवर रूप में करंट फ्लो होती है। यानी एक जिस तरह से भंवर पानी में बनता है उसी टाइप से उसके अंदर एक करंट फ्लो होती है। और वो करंट फ्लो जब होती है तो उस कंडक्टर के मटेरियल को क्या करता है? हीट कर देता है, यानी लाल तप्त कर देता है, यानी वो बहुत गर्म हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम एडी करंट लॉसेस बोलते हैं। बात समझ में आई? तो इसीलिए ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है उसको एक मोटा ना करके, एक मोटा धातु का ना लगाकर हम पतले पतले पत्तियों के रूप में लगाते हैं, पटलित पत्तियों के रूप में लगाते हैं कि प्रत्येक पट्टी एक दूसरे से क्या हो? कनेक्ट ना होने पाए, यानी वो अलग अलग रहें। एल्यूमिनेटेड कर देते हैं, लैमिनेटेड कर देते हैं, यानी इंसुलेट लगा होता है ना, इसलिए लगाते हैं ताकि एडी करंट लॉसेस कम हो। तो ये पूछा जाए कि अगर ट्रांसफार्मर में कोर को पटलित करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मेन पर्पज़ क्या होता है, तो आप कह सकते हो कि धारा एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए उसको हम पतलित करते हैं। ये बात समझ में आ गई? वेरी गुड। अच्छा, ये किस पर डिपेंड करता है? तो जो भी ट्रांसफार्मर का कोर होता है उस कोर में जब भी मैग्नेटिक फील्ड, जो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होता है। और जो फ्रीक्वेंसी आपने अप्लाई की है, AC की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसके भी क्या होती है? स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होता है। और जो थिकनेस होती है, जो पत्तियां लगी होती हैं, उन पत्तियों की मोटाई के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी अगर पत्तियों की मोटाई आप ज़्यादा कर देंगे तो एडी करंट लॉसेस क्या होनी है? ज़्यादा होने लगेंगे। तो जितना पतला होगा उतने ही एडी करंट लॉसेस हमारी क्या होती हैं? कम होती जाती हैं। ये बात समझ में आ गई? इसकी यूनिट क्या लेते हैं हम? वाट ही लेते हैं। वाट में कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो गया हमारा एडी करंट लॉसेस के, ठीक
ठीक है। अगर ये पूछा जाता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा भी गया है कि एडी करंट लॉसेस जो होती हैं वो सप्लाई आवृत्ति के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती हैं कि तृतीय घात की होती हैं, चतुर्था घात की होती है या अंडर रूट के होती हैं, तो वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि आपका एडी करंट लॉसेस, एडी धारा हानि चुंबकीय क्षेत्र के किस घात के अनुक्रमानुपाती होती है, किस घात के अनुक्रमानुपाती होती है तो आप क्या बताओगे आंसर में? द्वितीय घात के, क्योंकि घात क्या होता है? द्वितीय। अगर उसी में कन्फ्यूजन दे दिया जाए कि 1.6 कर दिया जाए यहाँ पर, तो चूंकि ये 1.6 कहाँ पर होता है? हिस्टेरिसिस होने में हो जाता है, तो यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है। ऑप्शन में अगर दे दिया 2 दे दिया गया है, 1.6 दे दिया जाए, 3 दे दिया जाए, तो बच्चे क्या होते हैं? कन्फ्यूज हो जाते हैं इसमें, क्योंकि वो कन्फ्यूज हो एडी करंट लॉसेस और हिस्टेरिसिस लॉसेस दोनों को पढ़े रहते हैं, और जब पढ़े रहते हैं तो उनके माइंड में ये सेटअप होता है कभी कन्फ्यूजन की चीज़, स्क्वायर यहाँ होता है, 1.6 यहाँ होता है। तो ये आपका क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा चुका है। आप प्रीवियस पेपर उठा के देखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में मिल चुके हैं आपको, या फिर आप अच्छी किताबों में देखेंगे तो ये आपका DMRC वगैरह के पेपर में आ चुका है, ठीक है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भी ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं आपके, बहुत बढ़िया। चलिए अगला देखिए, हिस्टेरिसिस हानि क्या होती है। तो पहले जानिए हिस्टेरिसिस हानि होती क्या है, ठीक है। तो इसका कर्व देखा होगा, BH कर्व आप लोगों ने, कुछ ऐसा ही बनता होगा, है ना। BH कर्व ऐसे बनता है, ये आपका V हो गया और आपका ये H हो जाता है। ये होता क्या है, जैसे आप जानते हैं जब किसी चालक पदार्थ में धारा बहती है तो वो चालक पदार्थ क्या बन जाता है? चुंबक बन जाता है। सिंपल लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं कि जब भी किसी चालक पदार्थ में धारा बहेगी तो वो चालक पदार्थ क्या बनता है? अपने आप में एक चुंबक बन जाता है साहब, ठीक। अब देखिए, तो जो क्रोड लगा होता है ट्रांसफार्मर में वो किसका बना होता है? कंडक्टर होता है। और यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा आप दे रहे हैं, प्रत्यावर्ती धारा दे रहे हैं, यानी एक बार करंट इस डायरेक्शन में जाएगी, उसके बाद करंट ऐसे बहने लगती है, फिर करंट इस डायरेक्शन में जाने लगती है। यानी करंट एक बार इधर बहेगी तो करंट इधर बहने लगती है कुछ समय के लिए। तो सोचो, जब करंट इस तरफ चल रही है तो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, और जब उसका विपरीत दिशा में बहेगी करंट तो उसको विचुंबकित करता है। क्या कर देता है? बीच चुंबकन का मतलब जो एक दिशा में करंट बह रही थी तो उस पदार्थ को उसने चुंबकित किया था, यानी चुंबकत्व का गुण उत्पन्न कर दिया था। जब दूसरी दिशा में करंट चलने लगती है तो उसके चुंबकत्व के गुण को समाप्त करती है, ठीक। तो ये चीज़ देखो कि अगर हमने इधर दिया है 10 एम्पियर चुंबकित करने में, तो बीच चुंबकित करने में हमको ज़्यादा करंट लग जाती है, तो कुछ करंट लॉस हो रहा कि नहीं हो रहा? तो ट्रांसफार्मर के कोर को चुंबकित और विचुंबकित करने में जो हानि उत्पन्न होती है उसी हानि को हम क्या बोलते हैं? हिस्टेरिसिस हानि बोलते हैं। बात समझ में आई? यानी चुंबकित और विचुंबकित। जो ट्रांसफार्मर का कोर होता है वो चुंबक बना रहता है, एक बार चुंबक बनता है, फिर उसका चुंबकत्व समाप्त होता है, फिर चुंबक बनता है, फिर चुंबकत्व समाप्त होता है, ठीक। तो चुंबक बना, चुंबकत्व समाप्त हो रहा है, इसके बीच जो हानि होने वाली है उसी को हम क्या बोलते हैं? जी बिल्कुल साहब, आप लोगों ने एकदम सही कहा कि ये आपका होता है। अच्छा, अगर मैं इसमें डिनोट करूं तो ये यहाँ पर हिस्टेरिसिस हानि क्या होती है? ये आपका होता है हिस्टेरिसिस गुणांक, ठीक है। ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया आपका, ये आवृत्ति हो गई, ये उस कोर का क्या होता है? आयतन होता है, उस पदार्थ का क्या है? आयतन। अगर मैं डिनोट करूँ, सबको डिनोट कर देता हूँ, तो यहाँ पर V0 आपका क्या दिखाएगा? अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है? टेस्ला, टकला, टकला क्या होता है? टकला से याद रखो। वेव का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज, ठीक है। ये आवृत्ति हो गई आपकी, ठीक है। टी क्या है? मोटाई,
ठीक है ना, ये आपको पैरामीटर आना चाहिए, ये इतने पैरामीटर आना चाहिए। यानी अगर कहा जाए कि एडी करंट लॉसेस किन किन पैरामीटर पर डिपेंड करती है, तो आपका चुंबकीय क्षेत्र, आवृत्ति और मोटाई पर डिपेंड करती है। यहाँ पर ईटा क्या है, हिस्टेरेसिस, सिस गुणांक हो गया आपका, नियतांक भी बोल सकते हैं, ठीक है। और बी आपका चुंबकीय क्षेत्र, वही एफ आपकी पुराना वही आवृत्ति, और वी आपका क्या हो जाएगा, वी आपका हो जाएगा यहाँ पर आयतन, ठीक है। और इसकी टोटल यूनिट क्या निकल के आएगी हमारी, इसकी यूनिट हो जाएगी वाट, पूरे की यूनिट होती है हमारी वाट, ठीक। तो ये आपका होता है हिस्टेरेसिस हानि। तो क्वेश्चन यहाँ से बेसिकली पूछे जा सकते हैं। अब सोचो इसको स्थिर हानि क्यों कहा गया, इसको स्थिर हानि क्यों कहा गया, क्योंकि जब आप वो कोर लगा हुआ, कोर का तो आयतन फिक्स कर दिया गया, अब कोर तो अपने आप में घटे बढ़ेगा नहीं, ठीक है। और जितना उसको हानि लेनी चाहिए वो शुरुआत में ले सकता, क्योंकि जब आप ट्रांसफार्मर पर आवृत्ति अप्लाई करेंगे उसका आवृत्ति भी क्या रहेगा, फिक्स ही रहेगा, ठीक। और एक समय जितनी धारा अप्लाई करेंगे आप, जितने भी चुंबकीय क्षेत्र देंगे वो भी फिक्स हो जाएगा उसके लिए। तो इसलिए ये आपकी स्थिर हानि पे आ जाती है, चेंज होने वाला नहीं है। अब हम बात करते हैं किस पर, कुल हानि कितनी होती है ट्रांसफार्मर में। तो कुल हानि क्या हो जाएगी आपकी, आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस हो जाता है, ठीक है, आयरन लॉस और कॉपर लॉस। अच्छा, कॉपर लॉस मैंने क्या बताया, कॉपर लॉस भी देख लीजिए पहले। ताम्र हानि में क्या होता है, प्राइमरी और द्वितीयक कुंडली के प्रतिरोध के कारण जितनी भी हानि उत्पन्न होती है उसी को हम क्या कहते हैं, ताम्र हानि कहते हैं। बात समझ में आई। यानी कॉपर लॉस जो होगा वो प्राइमरी हानि और सेकेंडरी हानि के योग के बराबर हो जाएगा। इसकी मीनिंग हो जाएगी IP स्क्वायर इंटू RP, और इसका हो जाएगा IS स्क्वायर इंटू RS, ठीक, क्लियर हो गया भैया। यानी प्राइमरी में प्राइमरी वाइंडिंग का जो कॉपर लॉस है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग का कॉपर लॉस है, ये टोटल हो गया आपका कॉपर लॉस। ये परिवर्ती होती हैं, क्या होती हैं, परिवर्तित हानि है। क्यों, रीजन समझिए। जब आप ट्रांसफार्मर पर लोड लगाते होंगे तो जब लोड लगाएंगे तो करंट की वैल्यू क्या होती है, कम और अधिक होती है। जब करंट की वैल्यू कम और अधिक होगी, यानी ये वैल्यू जब चेंज होगी तो इसका भी मान क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। इसलिए इसका नाम दिया गया परिवर्ती हानि, ठीक है, वेरिएबल लॉसेस बोलते हैं, इसी को बोल देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। आ जाइए टोटल लॉसेस पे चलते हैं। कुल हानि कितनी हो जाएगी हमारी, तो कुल हानि हमारी होती है WT बराबर क्या हो जाएगा आपका, WI प्लस WC। I का मतलब आयरन, C का मतलब कॉपर, तो ये हो जाएगा ताम्र लोह हानि प्लस कॉपर हानि, ठीक है, ताम्र हानि हो जाएगी। अब कॉपर की वैल्यू WE, ED, WH हिस्टेरेसिस, ये WC कॉपर, ये वैल्यू रख देंगे तो टोटल हमारा मिल जाता है क्या, आपका कुल हानियाँ मिल जाती है ट्रांसफार्मर में। तो देखिए हानियों को कैलकुलेट करना और उसका परीक्षण करना ट्रांसफार्मर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ध्यान से देखिए, जब ट्रांसफार्मर की हमें लो हानि निकालनी होती है तो ट्रांसफार्मर का कौन सा परीक्षण करते हैं हम लोग, ओपन सर्किट टेस्ट होता है। क्या होता है, ओपन सर्किट टेस्ट होता है। यानी इसको हम ओपन सर्किट टेस्ट से निकालते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट से निकालते हैं। और इसको हम किससे निकालते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, याद रखेंगे इस चीज़ को, ठीक। यानी ताम्र हानियों को हम किससे निकालते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट एंड लोड को फिक्स करते हैं, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसके जब ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट कैलकुलेट करते हैं, इन दोनों परीक्षणों से हम कुंडली का प्रतिरोध भी निकाल लेते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का प्रतिरोध भी निकाल लेते हैं, ट्रांसफार्मर का इम्पीडेंस भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आई। इनकी सहायता से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा का पूरा क्या, एक ट्रांसफार्मर में क्या हानि होती है। और क्वेश्चन में पहले बार बता रहा हूँ, अगर ये फार्मूले आपको याद हैं, लर्न हैं, तो आप इसके क्वेश्चन को छोड़ नहीं मतलब छूटेंगे नहीं, आपका अटेम्प्ट कर सकते हो।
ये फार्मूले आते हैं। क्वेश्चन कई बार आप देखेंगे बुक में उठा के, तो आपको क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं कि कॉपर हानियाँ किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, ये किस पे डिपेंड करती है। तो पैरामीटर आपको आने चाहिए, इसका फार्मूला रिलेशन आना चाहिए। ठीक है, चलो आ जाइए ट्रांसफार्मर की दक्षता की बात करते हैं। ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है, तो आप ले सकते हैं आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100। ठीक है, यानी दक्षता का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं कहूँ आपसे कि मैंने आपको 100 रुपये देकर बिजनेस स्टार्ट किया। कितने रुपए देकर? 100 रुपये बिजनेस देकर मैंने स्टार्ट किया आपको, और आप गए 90 रुपया कमा लिया आपने, तो दक्षता कितनी है भाई? आपके पास मैंने 100 रुपये दिए और आप कहीं से आए और आपके पास बचा 90, तो कितना का आपने खर्च कर दिया? वो हानि हो गई। क्या हो गई? हानि। तो अब दक्षता कितनी रहेगी आपकी? तो आपने कहा 90 हमारे पास बचा, 100 हमने लिए थे, टोटल कितना हो गया? 100, यानी हमारे पास 90% दक्षता है। तो ये भाई 10% क्या है? हानि। क्या है? 10% जो हुआ हमारा क्या है? हानि। अगर मैं कहूँ किसी ट्रांसफार्मर की दक्षता अगर 90% है, तो उसमें हानि कितनी हो रही होगी? 10%। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता लगभग कितनी होती है? अधिकतम जो दक्षता देखी गई कितनी होती है? 98 होती है। ठीक है, 95-98 दक्षता होती है। अगर मान लीजिए दक्षता 98% है, तो लॉस कितना हो रहा है उसमें? 2% की हानि हो जा रही। इसका मतलब अगर ट्रांसफार्मर में मैंने 100 वाट दिया है, तो हमको कितना मिलने वाला है? 98 वाट मिलने वाला है। ट्रांसफार्मर को दिया मैंने 100 वाट, मिल कितना रहा उधर से? 2 वाट गया कहाँ? खा गया ट्रांसफार्मर। भाई भूख लगेगी ना उसको, वो भी तो खाएगा अपना पेट भरने के लिए, तो 2% खा गया हानि के रूप में। अरे जिसको बोलते हो ना कमीशन, क्या बोलते हो? हाँ भाई, अगर बैंक वगैरह में लोन पास कराने जाओ, 1 लाख का लोन होता है, 90,000 मिलता है, 10% कहाँ चला गया? कमीशन में चला गया, लॉस हो गया आपका। ठीक है, तो सेम केसेस यहाँ पे आते हैं। तो ये हो गया। अच्छा, अधिकतम दक्षता की शर्त क्या होती है? हमको ट्रांसफार्मर में अधिकतम दक्षता कब मिलती है? जब लोह हानि बराबर क्या होती है? ताम्र हानि, यानी स्थिर हानि बराबर क्या होती है? परिवर्तित हानि होती है। दैट इज द टू फाइंड द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ एनी ट्रांसफार्मर इज कंपल्सरी टू आयरन लॉसेस इक्वल टू कॉपर लॉसेस। ओके, तो ये हमारा होता है शर्त होती है। चलो अब हम बताते हैं आपको, अगला टॉपिक आपका है ट्रांसफार्मर का परीक्षण। ठीक है, ट्रांसफार्मर का हम परीक्षण करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग और थोड़ा सा रिवाइज करते चलिएगा। पेपर आने तक आप लोग को हम ऐसा योद्धा बनाएंगे, ठीक है, कि ये सोचोगे नहीं, यूपीपीसीएल नहीं, आप टेक्निकल से इलेक्ट्रिकल के टेक्निकल से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम देंगे, मैं आपको क्वालिफाइड करा दूंगा। डीएमआरसी ले लीजिए, मेट्रो ले लीजिए, जो भी आपको लेना हो, ठीक, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ले लीजिए, सब में क्वालिफाइड होंगे आप लोग। ठीक है, ट्रांसफार्मर का टेस्टिंग। ट्रांसफार्मर का परीक्षण तो कितने प्रकार से करते हैं इसका हम परीक्षण? कोई बताएगा? कौन कौन सा? क्या क्या? प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। ठीक है, ठीक है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ठीक है, चलो ये कितने प्रकार से होता है? कौन कौन सा? ओपन सर्किट, खुला परीक्षण, ठीक है, और शॉर्ट सर्किट यानी बंद परीक्षण। ठीक है, इसको हम बोलते हैं
ठीक है, ये हो जाता है। ये क्या होता है, ये प्रायः किस में करते हैं हम लोग, स्मॉल ट्रांसफार्मर में होता है, और इसमें आपका जो होता है लोड पे होता है ये, ठीक है। ये छोटे ट्रांसफार्मर पे होता है, इसके अंतर्गत लिखें तो हम लोग छोटे ट्रांसफार्मर में होता है। दूसरा पॉइंट, लोड के साथ किया जाता है। और बताओ, पता नहीं यार, तुम ही रखे रहो, मैं कहो। चलो आ जाओ। चलिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफार्मर का परीक्षण, यानी टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का परीक्षण हम लोग क्यों करते हैं, तो ट्रांसफार्मर का परीक्षण हम लोग कुछ पैरामीटर ज्ञात करने के लिए करते हैं। क्या करते हैं, कुछ पैरामीटर को ज्ञात करने के लिए। कौन कौन से पैरामीटर होते हैं जिनको ज्ञात करने में करते हैं, तो पहला आपका होता है ट्रांसफार्मर का कुंडली का प्रतिरोध, प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिबाधा, ठीक है, आपका हो गया हानि, यानी कुछ पैरामीटर हैं। और इसके लिए भी करते हैं, आपका दक्षता के लिए भी करते हैं, ठीक है। निगमन क्या होता है उसका, वो बोलते हैं हम लोग रेगुलेशन। रेगुलेशन क्या बोलते हैं, निगमन। ट्रांसफार्मर का निगमन, निगमन होता है, क्या होता है, नियमन हो, नियमन। रेगुलेशन बोलते हैं इसका, रेगुलेशन कितना होता है ना, फुल लोड माइनस नो लोड, ठीक है, नो लोड अपान माइनस नहीं, फुल लोड माइनस नो लोड अपान फुल लोड, हाँ, रेगुलेशन, सॉरी, रेगुलेशन के लिए करते हैं। यानी ट्रांसफार्मर का कुंडली के प्रतिरोध, प्रतिबाधा, हानि, दक्षता, रेगुलेशन, इन सब पैरामीटर को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ट्रांसफार्मर का दक्षता टेस्ट परीक्षण करना पड़ता है, ठीक है। तो बेसिकली ट्रांसफार्मर का परीक्षण हम लोग दो प्रकार से करते हैं, एक प्रत्यक्ष परीक्षण होता है, एक अप्रत्यक्ष परीक्षण होता है। यानी डायरेक्ट टेस्टिंग बोल सकते हो और इनडायरेक्ट टेस्टिंग बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट बोलते हैं, डायरेक्ट टेस्ट आपका, और इनडायरेक्ट टेस्ट। अच्छा, ठीक है, ये ज़्यादा कोई खास नहीं है। इसमें हम क्या करते हैं, छोटे मोटे ट्रांसफार्मर के लिए होता है, और इसमें हमेशा लोड आप जुड़ा रहता है, ठीक है। इसमें आपका लोड जुड़ा रहता है, छोटे मोटे ट्रांसफार्मर के लिए करते हैं, जो बहुत छोटे छोटे प्लेसेस पे काम आते हैं, ठीक है। हाई पावर के लिए ट्रांसफार्मर के लिए इसका यूज नहीं करते हैं, इस टेस्टिंग का उपयोग नहीं करते हैं। जैसे छोटे ट्रांसफार्मर क्या हो गए आपके, स्टेबलाइजर वगैरह में जो लगते हैं, टीवी वगैरह में जो लगते हैं, ठीक है ना, जो चार्जर वगैरह में ट्रांसफार्मर लगते हैं, यानी उन सब का लॉस हम लोग चेकअप इसी से कर लेते हैं, ठीक। तो ये छोटे मोटे ट्रांसफार्मर के लिए होता है, इसका कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। बातें किस में हम लोग, जो आपके यूपीपीएससी की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है टॉपिक, वो कौन सा है, ठीक है। तो यानी ट्रांसमिशन के लिए हम देखते हैं, एक ये हो गया आपका, और दूसरा आपका हो गया ये, यानी दो टाइप का हो गया। एक हो गया ओपन सर्किट टेस्ट, खुला परीक्षण, और एक होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट, बंद परीक्षण। इसमें क्या होता है, इसके दो पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग। अभी आगे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा आपको अच्छे से, लेकिन अभी देख लीजिए, इसमें पहली चीज़ हम किस हानि को निकालते हैं, लो हानि। यानी इस परीक्षण में हम लो हानि को निकालते हैं, ज्ञात करते हैं, इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात हो गया क्या इसमें भाई, जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो उस पर लोड नहीं रहता है, हाँ। यानी द्वितीयक कुंडली आपकी, द्वितीयक कुंडली पर नो लोड रहता है,
यानी कोई लोड यानी कोई भार उस पर नहीं लगा। लोड भार का मतलब ऐसा नहीं कोई किराया जोड़ दिया जाए, क्या जुड़ता है उस पर, कोई इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट नहीं जुड़ा होता है, ठीक है, इसलिए इसको हम बोलते हैं नो लोड। इसमें क्या होता है बेटा, इस पर भी देख लीजिए 2 लाइनें, इसके ऊपर भी। इसमें हम किस हानि को निकालते हैं, ताम्र हानि को, ठीक है, इस पर हम ताम्र हानि निकालते हैं। और दूसरा क्या होता है आपका फुल लोड पर, यानी आपकी द्वितीयक कुंडली क्या होती है, कुंडली फुल लोड पे होती है। किस पे होती है, याद रखिए फुल लोड पे होती है, इसलिए इसको हम फुल लोड टेस्टिंग भी बोलते हैं और इसको जीरो लोड टेस्टिंग भी बोलते हैं, शून्य भार टेस्टिंग भी बोलते हैं, इसका नाम होता है, ठीक है। इसलिए इसका एक अलग नाम हो गया आपका शून्य भार परीक्षण। क्या बोलेंगे इसको हम, शून्य भार परीक्षण भी बोलते हैं इसको हम, ठीक है। इसलिए इस पर फुल लोड होता है, यानी ट्रांसफार्मर पर जितना अधिकतम से अधिकतम लोड दे सकते हैं उतना लोड देकर इसका हम टेस्टिंग करते हैं। अगर अधिकतम टेस्टिंग देंगे तभी तो हम ताम्र हानि निकाल सकते हैं। अगर मान लो थोड़ा सा लोड देते हैं तो थोड़ी सी ताम्र हानि आएगी, और ताम्र हानि हम निकाल ही नहीं सकते। इसीलिए इस ट्रांसफार्मर पर हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा जितना वो लोड सहन कर सकता है उतना लोड उसको देते हैं और कैलकुलेट करते हैं कि जितना लोड देंगे तब तो मैक्सिमम करंट फ्लो होगी, यानी मैक्सिमम करंट फ्लो होगी तभी तो हम करंट की वैल्यू निकालेंगे और हम क्या कर लेंगे, आपका कॉपर हार्ड निकाल सकते हैं। अच्छा, इसमें वाट मीटर लगा होता है। क्या लगा होता है परीक्षणों में, वाट मीटर लगा होता है जो इनकी रीडिंग बताता है। उसी रीडिंग के अकॉर्डिंग हम पता कर लेते हैं कि इसमें कितनी कितनी वैल्यूज आ रही है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं फुल लोड, यानी पूर्ण लोड परीक्षण भी कहते हैं। ये बात समझ में आ गई, पूर्ण लोड परीक्षण भी कहते हैं इसको। और इसमें हम ताम्र हानि को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब जैसे ताम्र हानि मिल जाएगी तो हम उसका रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। अरे हाँ ना बोलो भाई, अरे ताम्र हानि मिलेगी रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं ना, तो हम उसका रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, कितना रेजिस्टेंस टोटल जा रहा है इसका यहाँ पर, ठीक। I²R से हम उसका रेजिस्टेंस, इसलिए मैंने बोला इसमें प्रतिरोध मैंने नहीं लिखा, क्या ये लिखा है तो कुंडली का प्रतिरोध भी निकाल सकते हैं। अच्छा, कोई बताएगा हमें कि ये दक्षता वगैरह किस टेस्ट से निकालते हैं, किस परीक्षण से निकालते हैं? ट्रांसफार्मर की दक्षता रेगुलेशन हम किस विधि से निकालते हैं, है आइडिया? चलो मैं बताता हूँ। इतनी बात ये समझ में आ गया, नोट कर लीजिए इस चीज़ को आप लोग, ठीक। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या ओपन सर्किट परीक्षण या शून्य भार पर परीक्षण पर जाते हैं। चलो देखते हैं भाई। तो पहले ये हम लोग करते किस में हैं, अब बताओ ये ट्रांसफार्मर कैसा है, स्टेप अप की स्टेप डाउन, बताओ अभी क्लियर। अच्छा, इधर वोल्टेज हाई की कम, हाई, इधर कभी भी लगाओ, चाहे जैसे ये कुंडली में तो हमें कम ही आएगा, फेरो से क्या कम है। एक हमने एसी सिग्नल दे दिया इधर, ठीक है, इधर एसी सिग्नल दे दिया। इसका वोल्टेज क्या है, यहाँ पर अप्लाइड वोल्टेज कितना है, बीपी है, और यहाँ पर इंड्यूस्ड वोल्टेज कितना है, इसमें करंट क्या बहेगी, आई नॉट। इसमें करंट कितना बहेगी भाई, 0।
नो लोड, क्या है, नो लोड। ठीक है, इसमें फ्लक्स जाएगा कि नहीं जाएगा, फ्लक्स भी रहेगा आपका। चलो ट्रांसफार्मर का शून्य भार स्थिति देखते हैं, फिर इसके बाद इसका परीक्षण सिखाते हैं, परीक्षण सर्किट बताएंगे और कैसे सारी चीज़ें हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। ये है कि हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लिया गया है। एक क्वेश्चन तुरंत बनता है कि शून्य भार परीक्षण हम ट्रांसफार्मर के किस अवस्था में करते हैं, स्टेप अप कि स्टेप डाउन। यानी स्टेप अप में हम करते हैं, यानी प्राइमरी में वोल्टेज क्या होता है, लो होता है, और द्वितीयक में वोल्टेज क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, उस अवस्था में ना स्टेप अप केस में लेते हैं। यानी शून्य भार परीक्षण जब भी हम करेंगे तो ट्रांसफार्मर की जो, इसको आप क्या बोलोगे, LT बोलोगे ना, और इसको HT बोलोगे। तो लो टेंसाइल, हाई टेंसाइल पे हम कर रहे हैं, ओपन कहाँ करते हैं, हाई टेंसाइल पे कर रहे हैं। यानी इस अवस्था में देखो अगर ट्रांसफार्मर कार्य करने लगे किस पे कार्य करेगा, स्टेप अप। तो शून्य भार परीक्षण जो हम लोग करते हैं वो ट्रांसफार्मर के स्टेप अप कंडीशन में होती है। ठीक है, इस अवस्था में क्या होगा बेटा, इसमें कोई करंट नहीं फ्लो होती है। यहाँ पर जो करंट फ्लो होती है ये कौन सी करंट होती है, ये जब ट्रांसफार्मर का फुल लोड होता है उस करंट का कितना परसेंट करंट होती है, 2 से 5% करंट। यानी अगर मैं कहूँ ये फुल लोड करंट का कितना है, 2 से 5% होता है। तो ये I नॉट जो है, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि I नॉट जो है वो फुल लोड की स्थिति में उत्पन्न धारा का 2 या 5% होता है। याद रखेंगे इस चीज़ को। यानी ये जो करंट आती है इस अवस्था में, जो फुल लोड होता है, जो फुल लोड पे करंट आएगी, मान लो फुल लोड पे करंट 100 एम्पियर आती, कितनी आती, 100 एम्पियर में। तो इसमें ओपन जब मैंने किया है तो यहाँ करंट कितनी बहेगी, 2 एम्पियर या फिर 5 एम्पियर, 2 से 5 एम्पियर। ठीक है, तो ये फुल लोड का कितना होता है। अच्छा, ये जो करंट यहाँ से चलती है ना, ये क्या काम करती है, इसके 2 काम हो जाते हैं। 2 काम का मतलब क्या होता है, ये करंट जब यहाँ से जाएगी तो एक तो इस कुंडली में क्या उत्पन्न करेगा, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करेगा, है ना। अगर चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करेगा तो इसमें स्वप्रेरण की क्या होने वाली है, प्राथमिक कुंडली में कौन सी घटना होती है, स्वप्रेरण की घटना होने लगती है। स्वप्रेरण के कारण यहाँ क्या उत्पन्न हो जाएगा, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल EP उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और दूसरा का क्या काम करेगी ये करंट, दूसरा ये काम करती है कि जो कोर लगा होता है, कोर में भंवर धारा उत्पन्न कर देती है। ट्रांसफार्मर के कोर में क्या उत्पन्न करती है, भंवर धारा उत्पन्न कर देती है। तो भंवर धारा से हमको क्या उत्पन्न होने वाला है भाई, अगर हम देखें भंवर धारा भी करेगी, ठीक है, और उसके बाद में इसमें कौन सी हानि उत्पन्न करेगी, एडी करंट लॉसेस भी कर दी, और इसमें हिस्टेरेसिस भी करेगी, क्योंकि इसके 2 भाग हो जाते हैं इस कुंडलन के। इस धारा के कितने भाग होते हैं, इसके 2 भाग हो जाते हैं। पहला भाग होता है कि ये कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, यानी चुंबकत्व का गुण उत्पन्न कर देती है। यानी कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। दूसरा होता है लो हानि उत्पन्न करना। क्या उत्पन्न करना, लो हानि उत्पन्न करना। ये 2 काम होते हैं इसके। तो इसका जो भाग इसमें उत्पन्न करता है, चुंबकीय धारा उत्पन्न करता है, उस धारा को हम बोलेंगे क्या, चुंबकन धारा। क्या बोलेंगे, चुंबकन धारा बोलेंगे। और इसको किससे डिनोट करेंगे हम लोग, म्यू से। कितना डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करेंगे। ठीक है, और देखें इसमें जो धारा उत्पन्न होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सक्रिय धारा। क्या बोलेंगे, ये सक्रिय धारा हो जाएगी आपकी, सक्रिय धारा बोलेंगे। और इसको अब लिखेंगे IW से।
वाट का मतलब हो गया ये कुछ लॉस करा रही, इसको वाटहीन धारा भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? वाटहीन धारा भी बोलेंगे इसको हम, वाटहीन धारा। वाटहीन धारा का मतलब हो गया कि आई का इस भाग से कोई भी हानि उत्पन्न नहीं हो रही है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? वाटहीन धारा भी बोलेंगे इस अवस्था में, क्योंकि वो कोई भी लॉस नहीं कर रही है, केवल और केवल उस कुंडली में क्या उत्पन्न कर रही है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, यानी कुंडली में चुंबकत्व उत्पन्न करती है, जिसके कारण इस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। बात समझ में आ गई? और इस धारा का जो प्राथमिक कुंडली धारा है, प्राथमिक, इसका दूसरा भाग जो होता है वो लो हानि उत्पन्न करता है, इसी को हम क्या बोलेंगे? सक्रिय धारा बोलेंगे। और ये किधर होता है आपका? इसको IW से लिखते हैं, ठीक, IW से लिखते हैं। अब हम बात करते हैं, ये पहला पॉइंट हो गया, ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हम देखें इसमें कि यहाँ पर एक इनपुट वोल्टेज था और ये हमारा इंड्यूस वोल्टेज है, यानी जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ उसका है। दोनों के बीच कितने कोण का अंतर होता है? 180 अंश का। यानी आप कह सकते हैं इनपुट वोल्टेज BP तथा प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल EP के बीच कला कितनी कला होती है? तो आप बोलोगे 180 अंश का होता है बेटा। क्यों 180 अंश का होता है इसको भी समझिए, आपको आइडिया है? क्योंकि इस वोल्टेज के कारण ही यहाँ वोल्टेज उत्पन्न हुआ है। लेंज का नियम क्या कहता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारक का विरोध करता है जिस कारक से पैदा होता, और विरोध का मतलब 180 कहते हैं ना, हमारे 36 का आंकड़ा हुआ है भाई। कहते हैं ना कि हमारे उनके बीच नहीं बनता भैया, एक 180 का मामला रहता हमारा उनके बीच का। 180 का मतलब एक उधर जा रहा तो दूसरा इधर जा रहा होगा। अच्छा, 180 का मतलब क्या होता है? अब बहुत ध्यान समझना है। जिस समय यहाँ प्लस होगा उस समय यहाँ क्या होगा? सिंपल समझने की कोशिश करिए। अब ये आते हैं हम AC के, अभी तो हमने AC पढ़ाई भी नहीं है आप लोगों को। यहाँ पर क्या होता है? प्लस, तो यहाँ पर क्या होगा? अब बताओ, यहाँ माइनस तो यहाँ क्या होगा? क्या ये बात समझ में आ गई? 180 का मामला ये हो गया। अब बताओ, ये प्लस माइनस हुआ कि नहीं हुआ? ये अगर प्लस है तो क्या है? माइनस। उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? 180 का अंश कब बनता है? अगर मैं कहूँ एक आदमी इधर जा रहा है, एक आदमी इधर जा रहा है, दोनों के बीच कोण कितना बना? नहीं, उल्टा। एक प्लस में है तो किधर जा रहा है दूसरा, उसके विपरीत यानी माइनस। प्लस का विपरीत क्या होता है? माइनस। ये बात समझ में आ गई? तो 180 अंश का क्या होता है? डिफरेंस होता है, फेज डिफरेंस। यानी नो लोड कंडीशन में, ट्रांसफार्मर के नो लोड कंडीशन में इनपुट तथा इंड्यूस EMF के बीच में कितने कोण का अंतर होता है भाई? अच्छा, इसी अवस्था में यहाँ क्या वोल्टेज उत्पन्न होगा? ES होगा उतनी। यहाँ तो वोल्टेज डेवलप हो गया ना। अच्छा, यहाँ अगर वोल्टेज उत्पन्न हुआ है तो EP और ES के बीच क्या कंडीशन होती है? दोनों समान कला में होते हैं। क्या होते हैं बेटा? समान कला में। यानी इस अवस्था में देखें तो, यानी ओपन सर्किट टेस्ट में EP व ES समान कला में होते हैं। किधर होते हैं? समान कला में होते हैं। अगर ये समान कला में है तो इसका मतलब फाई कितना बनेगा दोनों के बीच? 0। नालायक, समान का मतलब जिधर मैं जा रहा हूँ उधर तू ही जा रहा, कोण कितना बनेगा? इसका मतलब अगर ये प्लस हो तो कितना होगा, ये माइनस हो तो कितना होगा? अरे ये प्लस हो तो कितना होगा? नहीं समझ में आया? ये ओपन सर्किट में या खुला परीक्षण में क्या क्या चीज़ें निकल के आती हैं समझना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि ट्रांसफार्मर के ओपन सर्किट परीक्षण में या ओपन सर्किट टेस्ट में इनपुट वोल्टेज और इंड्यूस वोल्टेज के बीच कितना कोण का अंतर होता है या कितना कोण होता है, और ऑप्शन दे दिया 0, 90, 180, 45, क्या मार के आएगा तू बता? 45 मार के आएगा कि 180? 180 मार के आएगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए।
ठीक है। ऐसे ही देखिए फिर पूछा जाए कि प्राइमरी और द्वितीयक कुंडली के बीच कितने कला का अंतर होता है? समान कला में होते हैं दोनों। फेज डिफरेंस क्या होता है? दोनों का सेम ही होता है। अब फेज डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि जब ये प्लस तो ये भी क्या प्लस, जब ये माइनस तो ये क्या। भाई एसी क्या होता है? एसी में कभी प्लस माइनस देखा आप लोगों ने? अच्छा, एसी में प्लस माइनस क्यों नहीं होता है? जब डीसी कोई युक्ति होती है, डीसी कोई युक्ति है, उसको बैटरी से कनेक्ट होता है ना, तो उसका लाल और काला तार देखा जाता है। लाल मतलब प्लस और काला मतलब न्यूट्रल। तो लाल वाले को प्लस में जोड़ा जाता है, काले वाले को माइनस में जोड़ते हैं। लेकिन जब एसी में जोड़ना होता तो आंख बंद कर प्लेग लगा देते हो, काला कहाँ जा रहा, नीला कहाँ जा रहा, कोई मतलब। ऐसा क्यों? क्योंकि एसी में प्लस माइनस का लफड़ा है ही नहीं। वो खुद अपने आप में एक बार क्या होता है, एक बार ये प्लस हुआ फिर क्या होता है माइनस, फिर क्या होता है प्लस, फिर क्या हुआ माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, यानी अल्टरनेट बदल रहा है। इसलिए इसका नाम है अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेटिव वोल्टेज, क्योंकि उसका मान ऑलरेडी क्या हो रहा है, बदल रहा है। यानी जिस तार में, जिस आपने बोर्ड में लगाया दो तार, अगर एक तार ये लीजिए, जिस समय ये प्लस होगा ये क्या होता है माइनस, फिर ये प्लस होगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस, फिर ये माइनस तो ये प्लस, फिर ये प्लस तो ये माइनस। यानी ये आपस में पोलरिटी क्या करते हैं, चेंज करते हैं। यानी एक बार तू प्लस बन तो एक बार मैं माइनस बनता हूँ, फिर तू प्लस पर फिर मैं माइनस बन जाता हूँ। तो बताओ फिर इस तार का प्लस का कोई मतलब रहा नहीं। इसलिए एसी में प्लस का कोई लफड़ा नहीं, जो तार वहाँ मिल जाए वहाँ जोड़ दो, काम खत्म। बात समझ में आई? तो समान कला का मतलब होता है जब यहाँ प्लस हो तो यहाँ माइनस हो, यहाँ भी माइनस हो, यहाँ प्लस होगा यहाँ भी प्लस होगा, तो हम कहते हैं फेज समान है। क्या है? फेज क्या है? समान है। आया समझ में? अच्छा, 90 का कला का अंतर क्या होता है? 90 का अंतर होता है जब तू शून्य है तो मैं अधिकतम हूँ। ध्यान से समझ, एसी में पढ़ाऊंगा समझ में आएगा। 90 कला का जब अंतर होता है तो तू शून्य है तो मैं क्या हूँ, अधिकतम हूँ। जब तू शून्य हो गया तब मैं अधिकतम, जब मैं अधिकतम तू क्या, शून्य, अधिकतम शून्य अधिकतम। ये 90 का अंतर होता है। और 180 का मतलब प्लस टू तो माइनस ये। आया समझ में? तो ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। फेज डिफरेंस का मामला होता है। बहुत बढ़िया। तो इस समय ओपन सर्किट टेस्ट में जब हम लेंगे तो ईपी और ईएस के बीच कितना कोण बनता है? सॉलिड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। कहीं भी बदतमीजी कर सकता है ये यूपीपीसीएल है भैया, ठीक है। लोअर से लोअर क्वेश्चन भी देता है, हायर से हायर भी क्वेश्चन देता है। अच्छे अच्छे बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं और गधे भी पास हो जाते हैं इसमें, तो जब से नॉर्मलाइजेशन आ गया है, ठीक है ना। हाँ जी, चलो, तो ये हो गया हमारा इस टाइप का। अब हम बातें हैं 5वां नंबर देखते हैं, आई नॉट का कला आरेख। कला आरेख। अब देखिए इसका कला आरेख बनाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर जो फ्लक्स उत्पन्न हुआ है वो किस दिशा में गया हो, इस दिशा में आपका क्या है, फ्लक्स हो गया, ठीक। कला आरेख बनाने के लिए हमको एक रेफरेंस लाइन चाहिए। हमने फ्लक्स को मान लिया है कि ये इस तरह, तो इसका जो यहाँ पर वोल्टेज लगाया गया है, ये वोल्टेज हमारा क्या हो गया, ईपी हो गया, ठीक। और जो ये वोल्टेज होता है ना, यानी वोल्टेज और कला में देखिए, शुद्ध कुंडली जब होती है ना बेटा, जब प्योर इंडक्टेंस होता है, जब शुद्ध कुंडली की बात करते हैं, शुद्ध कुंडली का क्या अर्थ होता है? हाँ, शुद्ध कुंडली जब होता है, इसका मतलब केवल इसमें क्या है, एल पाया जा रहा है, यानी एक्सएल है इसका, केवल क्या है इसमें, ओमेगा एल पाया जाएगा। इसमें आर का मान क्या होता है, 0। जिस कुंडली का प्रतिरोध शून्य होगा उसको हम क्या बोलेंगे, शुद्ध कुंडली, यानी प्योर इंडक्टर बोलते हैं। बात समझ में आई? तो जो ट्रांसफार्मर में लगा है वो शुद्ध कुंडली तो है नहीं। अच्छा, शुद्ध कुंडली होता है तो अब बताओ धारा वोल्टेज में क्या रिलेशन आता है? शुद्ध कुंडली में वोल्टेज क्या होता है आगे, धारा क्या होता है पीछे। कितना कला में, याद रखिए। अब इसका कला का 90 मतलब क्या हुआ? मैंने कहा एसी है, वोल्टेज और धारा के बीच 90 कला का अंतर है। और 90 कला का अंतर का मतलब मैंने बताया कि जब ये 0 होगा उस समय धारा क्या होती है, अधिकतम। और जब धारा अधिकतम होगी तो वोल्टेज क्या होगा, शून्य। ये हुआ 90 का डिफरेंस। तो याद रखो, अगर ये शुद्ध कुंडली होती तो जब यहाँ वोल्टेज अधिकतम होता तो इस समय धारा क्या होती, और जब धारा अधिकतम होती तो वोल्टेज क्या होता, शून्य होता। लेकिन बेटा यहाँ पर इस कुंडली का भी अपना क्या होता है, एक प्रतिरोध होता है। तो अगर हम प्रतिरोध भी लगा दें कुंडली में
ऐसे करके। तो अब ये हो गई क्या, प्रतिरोध युक्त कुंडली हो गई, यानी एक ऐसी कुंडली है जिसमें प्रतिरोध भी है। अब जब कुंडली में प्रतिरोध होता है तो धारा और वोल्टेज के बीच कुछ 90 का ना होकर कुछ कम हो जाता है, और वो कितना लगभग होता है, 75 अंश या फिर 78 अंश के आसपास में पहुंच जाता है। यानी यहाँ पर कोण जो धारा वोल्टेज के बीच बनने वाला है वो फाई नॉट ले लीजिए, और ये हो गया आई नॉट। ठीक, अगर ये शुद्ध कुंडली होती तो धारा कहाँ होती, ऐसे तो होती, क्योंकि हम मुझे रेफरेंस लाइन लेना था, हमने फ्लक्स को ले लिया है, और ये हो गया। अब बताइए, इसके दो भाग होंगे, एक भाग होगा इधर की तरफ धारा का आई डब्ल्यू, और एक तरफ भाग हो जाएगा इसका म्यू नॉट। तो अब बताओ ध्यान से, क्वेश्चन यहां से बनता है, ये सक्रिय धारा, ये चुंबकन धारा, अक्रिय धारा, वाटहीन धारा, निष्क्रिय धारा भी इसको बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, निष्क्रिय धारा, निष्क्रिय धारा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है पेपर में कि ट्रांसफार्मर के नो लोड कंडीशन पर सक्रिय धारा और चुंबकीय धारा के बीच कितना कोण बनता है, 90। अबे देखना लायक, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा, कोण कितना बन रहा है यहाँ पर, दोनों के बीच, इन दोनों के बीच कितना बन रहा, 90। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है ना, तो अब देखिए इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। तो आई नॉट जो निकल के आएगा, आई डब्ल्यू को हम बोलेंगे आई नॉट कॉस फाई, ओके, और हमारा आ जाएगा म्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगी आई नॉट साइन थीटा। अगर आप लोगों को टेग्नोमेट्री आता है, ट्रिग्नोमेट्री आता हो तो देख लो, आप लोग यहाँ से त्रिभुज बना सकते हो और ये त्रिभुज बन सकता है। ध्यान से देखो, तो जितनी लंबाई ये होगी उतनी लंबाई ये होगी कि नहीं होगी। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे, तो इस समय थीटा के सामने लंब कौन है, ये हुआ। तो लंब जितनी ये होगी, जितना ये है उतना तो ये है। अरे इसको ठीक से बना के देख लो। लो, अगर इस चीज़ को देखा जाए, ठीक है, ये आई नॉट हो गया, ये हमारा बीपी हो गया, ये हमारा फ्लक्स हो गया, ये हमारा फाई हो गया। अब बताओ, कोण के सामने भुजा लंब, ये क्या हो जाएगी आपकी लंब, ये हमारी कण कहलाएगी। और इसी को हमने बोला है आई म्यू नॉट, इसको बोला है हमने आई डब्ल्यू। तो अब बताओ, जितनी लंबाई ये है उतनी लंबाई ये है कि नहीं है। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, यानी साइन फाई बराबर निकाला जाए तो लंब बटे लंब जितना ये है उतना ये है कि नहीं है, इसको म्यू नॉट लिख दे। और ये कण कितना है, आई नॉट, तो यहाँ से निकालो म्यू नॉट क्या आ जाएगा, आई नॉट साइन फाई। बात समझ में आई, चीज़ों को समझिए अभी। अब ऐसे निकालिए, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर यहाँ पर हो जाएगा प्यारे बच्चों, लंब आधार बटे कण। आधार क्या है, आई डब्ल्यू, और कण क्या है, आई नॉट, इसलिए आई डब्ल्यू की वैल्यू हो जाएगी आई नॉट कॉस फाई। ठीक है ना, बताने वाले बहुत पढ़ाते रहते हैं। ठीक है, ये बेसिकली चीज़ें, बेसिक चीज़ें होती हैं आप लोगों को। अब यहाँ से अगर निकाला जाए तो पाइथागोरस प्रमेय आती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कण का वर्ग बराबर लंब का। तो बताओ यहाँ पर कण क्या है, आई नॉट, आई नॉट का स्क्वायर, लंब कौन है, आई डब्ल्यू, आई म्यू का वर्ग, ये आई डब्ल्यू का वर्ग। आई नॉट बराबर लगाओगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, आई नॉट यानी आपका म्यू नॉट प्लस आई डब्ल्यू का नॉट। क्या ये फार्मूला पढ़ा आप लोगों ने, देखा है, आता नहीं था, फार्मूला सिर्फ देखे होंगे आप लोगों ने। ये बेसिक आपका क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है। क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है। पता है, चीज़ें इसलिए कॉम्प्लिकेटेड होती है। मेरे पढ़ाने से कुछ बच्चों को तकलीफ तब होने लगती है जब मैं ऐसी चीज़ों को बताने लगता हूँ, क्योंकि वे चीज़ें उनसे ऊपर की चीज़ें हो जाती हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, मैं अभी तक जो पढ़ा रहा था ये बहुत लो लेवल का था मेरा, ठीक है ना, बहुत लो लेवल में पढ़ा रहा था।
सिर्फ एक बेसिक चीज़ों को बता रहा था। मैं जब डीप में जाता हूँ ना तो सारी चीज़ों को कौन कैसे कहाँ से आता है तब जानने का मज़ा मिलता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अगर पूछा जाए, ये ऑप्शन उठा के देखो, ये भी मिल गया पेपर में, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ये फार्मूला भी आ चुका है आपका, ठीक है ना। और आई नॉट म्यू नॉट के बीच कोण कितना होता, तो आप ये भी बता सकते हैं। तो देखिए आपका, आप ये छठा पॉइंट हमारा हो सकता है, म्यू नॉट म्यू तथा आई डब्ल्यू के बीच कोण कितना बनता है, बहुत बढ़िया, कितना बनता है 90 अंश। ये सब पॉइंट देखिए इसमें। तो ये चीज़ें कहाँ से आती हैं, तो ये ओपन सर्किट समझ में आ गया कि यहाँ से निकल के आती हैं। अभी तो मैंने सिर्फ ओपन स्थिति बताई है, जब ट्रांसफार्मर शून्य भार की स्थिति पे होगा तो कितनी चीज़ें निकल के आ रही हैं हमारे सामने से, ठीक है ना। अब उसके बाद मैं परीक्षण सर्किट बनाने वाला हूँ इसके बाद में, तब मैं बताऊँगा कि ये चीज़ कहाँ से आती है, ये चीज़ वहाँ भी दिखाऊँगा मैं, एग्जैक्टली बताऊँगा मैं। नोट कर लिए, चलिए बहुत अच्छा। बताइए कोई चीज़ नहीं समझ में आया हो तो, आया समझ में। तो ये थोड़ा सा टेक्निकली जब आप पढ़ रहे हो, टेक्निकल पढ़ रहे हो, तो थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करो। ये फिगर याद कर सकते हो अपने दिमाग में, अगर ये फिगर दिमाग में याद है तो लंब कण आधार याद कर लो, बहुत पुराना चीज़ है लाल बेटा का, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर भूल भी जाते हो एग्जाम टाइम में, आपका रिकवर कर देगा, यहाँ से क्वेश्चन पटअप करता है। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए, अगला टॉपिक पढ़ाते हैं। का हो, नींद लगे लाग हैं, तगड़ा तगड़ा राग नहीं रहा हैं। दोनों यूट्यूब पे भाई सब चीज़ें आती हैं, हम पढ़ाते नहीं हैं, बोर हो जाते हैं। जब हम घुसे लागी ना, फिर हमारे आप ऑटोमेटिक से क्या पढ़ाए हैं, आज सही पढ़ाए। अरे तो और चीज़ का डेरिवेशन की चीज़ थी, कोई कॉन्सेप्ट की चीज़ थी, वो तो हर किताब कोई बच्चा आर्ट साइड वाला भी पढ़ सकता है। चलिए संतोष जी देखिए, ये हमारा है शून्य भार पर ट्रांसफार्मर का परीक्षण है, जिसके परिपथ आरेख में दिखाया गया है। ये हमारा ट्रांसफार्मर जिसका मुझे परीक्षण करना है। ये हमारा वाट मीटर लगा हुआ है, जो लो हानि को माप के बताएगा। किसको बताएगा, लो हानि को माप के बताएगा। ये हमारा क्या है, अमीटर है, जो इसमें बहने वाली धारा आई नॉट को मेजर करेगा। यानी इस एमीटर की सहायता से हम किसका मान पढ़ लेते हैं, आई नॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं कितना होता है। और एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है, इस वोल्ट मीटर की सहायता से कितना वोल्टेज दिया गया है उसको भी हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट आता है वाट मीटर लो हानि को मापता है, लो हानि को मापता है, ठीक। दूसरा बात आता है बेटा, अमीटर आई नॉट को मापता है, ठीक है। ये हमारा आई नॉट को मापेगा। और तीसरा हो गया वोल्ट मीटर V1 को मापता है या BP को मापता है, जितना भी वोल्ट लगाते हैं, ठीक है। ये इसके वोल्टेज को मापता है। ये तीनों का मान पता चल गया ये क्या क्या काम करते हैं। अब मान लीजिए कि वाट मीटर द्वारा जो हानि मापी गई है वो WC है, वाट मीटर का पाठ्यांक। पाठ्यांक का मतलब क्या होता है, पाठ्यांक का मतलब होता है कितना मापा, पाठ्यांक का मतलब होता है मापना, जो भी मापा है पाठ्यांक, यानी किस पाठ पे जाके अंकित हुआ है, यानी कितना बता रहा है, विक्षेप कितना हुआ है। तो W मान लीजिए ये हानि होगी, यानी लो हानि कितनी हो गई हमारी, लो हानि अगर हम देखें तो लो हानि बता रहा है WI, और WI का फार्मूला क्या होता है, अगर हम वहाँ पे देखें BP ले लिया है हमने, तो ये हमारा I नॉट इंटू कॉस फाई हो जाएगा, है ना। अगर ये cos फाई हो गया तो प्यारे बच्चों बताओ cos फाई को हमने क्या लिखा था, IW बराबर क्या लिखा था, म्यू cos फाई। इसी cos फाई को तो हमने क्या बोला था, सक्रिय धारा ना,
यानी सक्रिय धारा जो वाट जो लो हानि करा रही थी। जब हमने बोला था आई नॉट के कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं, तो पहला भाग मिल गया ना, इसी को लिख सकते हैं हम लोग क्या, I इक्वल टू बी पी इंटू आई वाट। तो इस फार्मूले से जाकर पता चलता है कि ओपन सर्किट टेस्ट में हमें किसका कैलकुलेशन कर रहे हैं, यानी ओपन सर्किट टेस्ट में हम आयरन लॉस का पता करते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज़ देखिए, अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो शक्ति गुणांक देखिए, चौथा नंबर आप शक्ति गुणांक यानी कॉस फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप लिखेंगे WI अपॉन BP इंटू आई नॉट। तो देखिए क्या ओपन सर्किट